everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today I'm going to discuss about GATE 2018 linear algebra PYQ questions. ठीक है, जितना क्वेश्चंस है उतना मैं आज सॉल्व कर दूंगा जो linear algebra से है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है? ए एक मैट्रिक्स दिया है 3x3. यहाँ पे बोला गया है ए बी सी एफ आर रियल नंबर एंड एफ नॉन जीरो. तो देखो ऑलवेज ऐसा कोई एक फॉर्म का क्वेश्चन है उसको हम लोग पर्टिकुलर वैल्यू के लिए चेक करेंगे तो आसान हो जाएगा हमारे लिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, हम लोग ए बी सी बस बोला है रियल नंबर और एफ के ऊपर बोला है एफ नॉन जीरो, तो हम लोग ए बी सी सबको जीरो ले सकते हैं, रियल नंबर ही तो है. और एफ नॉन जीरो बोला है एफ को 1 लेंगे. ये सब ऐसा क्यों लिया, 0 1 क्यों लिया हूँ कि सबसे स्मॉलेस्ट वाला लेंगे तो सिंप्लीफिकेशन करने में इजी हो जाएगा, राइट. तो इसीलिए लेना है, बाकी कोई मतलब नहीं है. आप 100 1000 कुछ भी ले सकते हो. 0 ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 ये 3, ये 0 3 0. ठीक है, आपका मैट्रिक्स आ गया 30 ठीक है. अच्छा, इसका आइगन वैल्यूज फाइंड करना है, देन उसके जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में बोलना है. ठीक है, समझ रहे हो? जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है. देखो इसको भी हम लोग स्मार्टली करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये करना डिफिकल्ट है आसान है, ऐसा कुछ नहीं है. आपका अप्रोच के ऊपर डिपेंड करेगा. लाइक देखो ये ए मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है ना. ये फर्स्ट रो एंड थर्ड रो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट. फर्स्ट एंड थर्ड रो, तो डिटर्मिनेंट 0 है तो इसको हम लोग a माइनस 0 इंटू आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. ये क्या होता है? आइगन वैल्यू होता है, राइट. आइगन वैल्यू क्या है? एक आइगन वैल्यू a के लिए तो 0 मिल गया. अच्छा, हम लोग देखेंगे ट्रेस ऑफ a क्या है. देखो जब भी आइगन वैल्यू फाइंड करने का होता है, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी रिलेटेड होता है, आपके पास जो ट्रेस और डेट का जो रिलेशन होता है आइगन वैल्यू के साथ उसको आपको यूज करना है. ट्रेस ऑफ ए क्या है? डायगोनल एंट्री 0 प्लस 0 प्लस 0, ये क्या है? 0 है. तो ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ आइगन वैल्यूज. तो 0 एक आइगन वैल्यू है, दूसरा आइगन वैल्यू लैम्डा 1 और लैम्डा 2 ले लेता हूँ. यहाँ से क्या आ गया? लैम्डा 1 इक्वल टू माइनस लैम्डा 2, ऐसा रिलेशन आ गया. तो हमारे पास क्या आया? एक आइगन वैल्यू तो 0 है, दूसरा आइगन वैल्यू लैम्डा 1 होगा, तीसरा आइगन वैल्यू लैम्डा 2 क्या होगा? माइनस ऑफ लैम्डा 1 होगा. एक दूसरे का पास साइन का अंतर है, दोनों का वैल्यू सेम है, राइट. साइन का अंतर है. ठीक है, तो नाउ देख लेते हैं. अच्छा, ए मैट्रिक्स ये तो नॉन जीरो मैट्रिक्स है ना, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है ना. ठीक है, तो ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है. ये देन आपको क्लियरली दिख रहा है, आपको क्लियरली ये दिख रहा है कि लैम्डा 1 नॉट इक्वल टू 0 है ना, राइट. बट एंड लैम्डा 1 नॉट इक्वल टू 0 दिस इंप्लाई करेगा लैम्डा 2 नॉट इक्वल टू 0. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. लैम्डा 1 नॉट इक्वल टू 0 होगा तो लैम्डा 2 नॉट इक्वल टू 0 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, और आपको ये पता चल गया कि देन आपके पास आइगन वैल्यूज क्या मिल रहा है? आपके पास आइगन वैल्यूज मिल रहा है 0, एक होगा लैम्डा 1, एक होगा माइनस ऑफ लैम्डा 1, राइट. तो आपके पास तीनों आइगन वैल्यू आ गया, एक तो 0 है, एक दिस है, एक दिस है. ठीक है, आपको अभी आप बताइए कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आपको फाइंड करना है कि नहीं. देखो दिस आइगन वैल्यू जो 0 है इसके लिए भी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 1, इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है. तीनों आइगन वैल्यू के लिए जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है. तो लार्जेस्ट कौन है उससे क्या मतलब है? हमें बोला गया है जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए फाइंड करने के लिए. सबके लिए जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो जो आइगन वैल्यू लार्जेस्ट होगा उनके लिए तो आइगन जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगा ही होगा ना. अब अप्रोच समझिए. देखो आपके पास एक बार अप्रोच क्लियर हो गया ना, आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा. मैं कितना टाइम तक लेंदी टाइम लेके बता रहा हूँ वो मैटर नहीं करता. ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका एक से मतलब 1 मिनट ही लगेगा और 90 सेकेंड मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा ना. आपको अप्रोच पता होना चाहिए. ठीक है, कैसे लेते हैं? ए बी सी ए बी ये सब रियल नंबर और उनके ऊपर थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, तो कैसे मैट्रिक्स को लेना है और उसके साथ साथ हमें आइगन वैल्यू रियली फाइंड करना है कि उसका जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी देखना है कि नहीं देखना है, कि ऐसे ही पता चल जाएगा. तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कैसे करना है ये मैट्रिक्स का, मतलब इसके ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है ना. आई होप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्या है ये क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन नंबर 14 है. ठीक है, ये क्वेश्चन में W1 दिया गया है, W2 दिया गया है. मैं पहले भी मेरा चैनल पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुका हूँ लीनियर अलजेब्रा का PYQ का क्वेश्चन, एंड वहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन था. तो इसको मैं एकदम मतलब एकदम जो लार्ज जो प्रॉपर प्रोसीड्योर है
दैट प्रोसीड्योर से तो मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो डायमेंशन ऑफ W1 का सीधा सीधा मैं रिजल्ट लिखूंगा। डायमेंशन ऑफ W1 क्या है, W1 किसका सबस्पेस है, R क्यूब का है, ठीक है ना। तो R क्यूब का डायमेंशन क्या है 3 माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे एक ही रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब रिलेशन है, ये रिलेशन ऑब्वियसली लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो एक ही है, तो इसका डायमेंशन सीधा सीधा 2 हो गया। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ W2 क्या होगा, देखो इसका बेसिस फाइंड करके डायमेंशन ऑफ W1 क्या होता है, मैं पहले भी मेरा चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उधर एकदम इलेबोरेट कर दिया हूँ, मतलब एकदम प्रॉपर में मतलब अप्रोच किया हूँ, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म भी बता दिया हूँ, इधर एकदम फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा हूँ। डायमेंशन ऑफ R क्यूब 3 माइनस नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस। एग्जाम हॉल में आपको जल्दी ही करना है, आपको थ्योरी में जब पढ़ाऊंगा, थ्योरी कराऊंगा, तब एकदम डिटेल्स में अप्रोच भी बोलूंगा, और शॉर्ट अप्रोच क्या होता है, ये शॉर्ट अप्रोच थोड़ी है, ये अप्रोच नहीं है, शॉर्ट ट्रिक्स कुछ होता नहीं है। शॉर्ट ट्रिक्स आपका जो थ्योरीम होता है, थ्योरीम का नॉलेज होता है, आपका जो थ्योरिटिकल पार्ट होता है, डेफिनेशन होता है, उनमें से ही बनाया जाता है, नया कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसका डायमेंशन भी 2 हो गया। नाउ हमें बोला गया है इसका डायमेंशन फाइंड करने के लिए, अच्छा हमारे पास डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 का फॉर्मूला पता है ना, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस ऑफ डायमेंशन ऑफ क्या होता है W1 इंटरसेक्शन W2, देन ये दोनों तो मिल गया, हमें इसको फाइंड करना है। तो मैं लिख देता हूं कि कोई एक x है जो W1 इंटरसेक्शन W2 में है, ठीक है, तो इसका मतलब x कहाँ पे है, W1 पे भी है, एंड x कहाँ पे है, W2 में भी है। कोई प्रॉब्लम है, कोई नहीं है, राइट। देखो x कैसा दिखने में है, x R क्यूब का एलिमेंट है ना, तो ये ऐसा ही दिखेगा, एक्स वाई जेड फॉर्म का दिखेगा, राइट। और ये W में है, W में है, इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू वाई प्लस 2z, ये होल्ड करेगा, ये रिलेशन W1 में है। तो अच्छा x को बोला गया W2 में भी है, तो और एक रिलेशन आएगा x इक्वल टू 3y प्लस 2z। देखो ये दोनों जो रिलेशन है, ये जो दोनों रिलेशन है, ये 1 है, ये 2 है। अच्छा 1 नॉट इक्वल टू k इंटू 2, मतलब समझ रहे हो ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल रहा हूँ, तो क्या है 1 और 2 दिख रहा है सीधा सीधा एक दूसरे के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि 1 जो इक्वेशन है उसको कोई स्केलर मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब 2 का इक्वल नहीं लिख सकते हैं ना, कि एनी रियल नंबर नहीं लिख सकते हैं, तो ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा यार, ये तो बहुत आसान है। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा, डायमेंशन ऑफ R क्यूब, क्यों W1 देखो W1 सबस्पेस है, W2 सबस्पेस है, तो W1 इंटरसेक्शन W2 भी तो सबस्पेस हो जाएगा ना। ये सब बोलने का जरूरत नहीं है, बट जिनको पता नहीं है, कभी रियलाइज नहीं किया, ऐसे सोचना पड़ता है कि ये भी एक सबस्पेस है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये R क्यूब का सबस्पेस है, तो स्टिल सेम फॉर्मूला, डायमेंशन ऑफ R क्यूब माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिलेशन, ये एक दूसरे के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो 2 हो गया, तो आपका डायमेंशन आ गया 1। तो यहाँ से क्या करोगे, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आएगा 2 प्लस 2 माइनस 1, तो आपका आंसर क्या हो रहा है, सीधा सीधा 3 इज द आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको क्लियरली दिख रहा है, और ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं मैं एकदम पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। ऑब्वियसली ये सॉल्यूशन सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, वी भी ए रियल वेक्टर स्पेस दिया गया है, टी वी टू भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, वी के बारे में और कुछ बोला गया है, ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस और इक्वल टू 2, तो स्टैंडर्ड बेसिस, अच्छा इसको लिख देते हैं स्टैंडर्ड बेसिस फॉर भी के लिए स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है आप ही बताइए, कि बोला गया ऑल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस और इक्वल टू 2, इसका मतलब 1 होगा, x होगा, x स्क्वायर होगा, कोई प्रॉब्लम। इसकी रिस्पेक्ट में हम लोग जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है टी का, मैं स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फॉर्म लिखूंगा, और उनमें से पता चलेगा कि नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज इन द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ टी क्या है, ओके। तो इसको देखते हैं, देखो टी पी दिया गया है 2p प्लस पी डैश, ओके। तो हम लोग टी ऑफ 1 क्या लिखेंगे ना 2, और ये पार्ट सीधा 0 हो जाएगा, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा टी ऑफ एक्स क्या होगा आपका 2x होगा प्लस 1 होगा, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं 1 प्लस 1 इंटू 1 2 इंटू एक्स प्लस क्या होगा ना 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। टी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस क्या है 2x, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 0 इंटू 1 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरा स्टैंडर्ड मैट्रिक्स क्या आ गया, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स
स्टैंडर्ड मैट्रिक्स क्या है उसको मैं टी से ही डिनोट कर रहा हूँ, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है ना। क्या होता है ये कोएफिशिएंट 2 0 0 ये फर्स्ट कॉलम बन जाते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फॉर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। दूसरा क्या होगा 1 2 0 1 2 0। तीसरा क्या होगा 0 2 2 0 2 2। नाउ हमें बोला गया है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पे कितना नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज कितना है वो काउंट करके आपको बोलना है। देखो ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ये क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। देखो आपको कोई ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, आपको बस नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। टी जो मैट्रिक्स है ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर है, इसका आइगन वैल्यूज हम लोग थोड़ी फाइंड करेंगे, नहीं करेंगे ना, एकदम सीधे लिखेंगे। आइगन वैल्यूज क्या है, ऑल आइगन वैल्यूज आर डायगोनल एंट्रीज 2 2 2। तो फॉर आइगन वैल्यू 2 एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है आपका 3 है ना, मतलब 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, ऑल आइगन वैल्यूज आर 2, तो आइगन वैल्यू का एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है। व्हाट अबाउट जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, अच्छा जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड करना है, वो बहुत ही नेसेसरी है फॉर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। क्या मतलब कौन सा फॉर्म फॉर्म देगा वो देखने के लिए आपको ऑब्वियसली जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड करना है। अच्छा जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे फाइंड करोगे, सॉल्यूशन स्पेस में कितना वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ऐसा फाइंड करोगे क्या। अच्छा हम लोग टी एक्स इक्वल टू जीरो इसका सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन फाइंड करेंगे, इसका मतलब क्या है टी का नल स्पेस का डायमेंशन फाइंड करेंगे, मतलब सॉरी वो आइगन वैल्यू 2 के लिए, ठीक है ना, टी माइनस 2 के लिए टी माइनस 2 का रैंक फाइंड करेंगे, टी माइनस 2 आई, ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, इसका हम लोग रैंक फाइंड करेंगे, देन नालिटी आ जाएगा, नालिटी जितना आएगा वहां से हम लोग सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन पता कर लेंगे, और वो सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन क्या हो जाता है, सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन हो जाता है आपका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, राइट। तो ये क्या आया देखो आप खुद से देखो 0 0 2 और 0 0 0, ठीक है ना, इसका रैंक कितना है, रैंक कितना है 2 है, 2 नॉन जीरो रोज है, ये फर्स्ट नॉन जीरो सेकेंड नॉन जीरो, तो नालिटी क्या होगा, नालिटी क्या होगा आप बताइए, नालिटी कुछ है क्या, नालिटी होगा 3 माइनस 2, नालिटी आपका आ गया 1, ठीक है ना, तो नालिटी आपका 1 आ गया, इसका मतलब जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो गया 1 हो गया। अच्छा 2 ही एक ही आइगन वैल्यू है 2, उनका जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, एलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 3 है, जो जॉर्डन ब्लॉक बनेगा कितना बनेगा, एक ही जॉर्डन ब्लॉक बनेगा, ठीक है ना। जॉर्डन फॉर्म क्या होगा आपका ना 2 1 0 0 2 1 0 0 2, ऐसा ही होता है। ये जो डायगोनल में आइगन वैल्यूज होते हैं और एक ही जॉर्डन ब्लॉक है, ओनली वन जॉर्डन ब्लॉक, जॉर्डन ब्लॉक ओनली एक ही जॉर्डन ब्लॉक है, तो उनका जो ऊपर वाला उसको क्या बोलते हैं सुपर डायगोनल सब डायगोनल, राइट, ऊपर वाला जो भी है, तो डायगोनल जो है 2 2 2, उसका ऊपर वाला जो है डायगोनल है उनमें 1 1 बैठ जाता है, ठीक है, एक ही जॉर्डन ब्लॉक बना। अभी पूछ रहा है नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज इन द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म फॉर द मैट्रिक्स टी, ये जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है इसका नॉन जीरो एंट्रीज कितना है बताओ, आपको आपके लिए बहुत ही आसान है, ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 5, 5 इज द आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन जॉर्डन ब्लॉक से है, आपको जॉर्डन ब्लॉक का प्रॉपर्टीज, जॉर्डन ब्लॉक क्या होता है कैसे आता है, उनका आइगन वैल्यू का जियोमेट्रिक अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के साथ कौन सा रिलेशंस है, ये सब पहले से ही पता होना चाहिए, अदरवाइज ये सॉल्यूशन लगेगा कि क्या कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। आपको ऑब्वियसली आपको थ्योरी पहले से पता होगा, तो इस आफ्टर दैट आप सॉल्यूशन सीरीज देखने आए हो, अदरवाइज तो आपके लिए थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जॉर्डन ब्लॉक का आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। और एक चीज क्वेश्चन को देख के तो बिल्कुल डरना नहीं है, देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी मैं आसान अप्रोच बोल रहा हूँ, देखने में शायद कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, ये बोला गया है C01 पे है, कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल 0,1, देखो इसको लिख भी दिया है, रियल वेक्टर स्पेस अबाउट कॉन्टिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन 0,1, ठीक है। टी को ऐसे डिफाइन किया गया है। नाउ क्या बोल रहा है, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी आपको फाइंड करना है। अच्छा टी एफ एक्स को हम लोग लिखते हैं ऐसे ना कि 0 to 1 साइन एक्स कॉस वाई, इसको मैं खोल रहा हूँ कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला से ब्रेक कर दिया हूँ, ठीक है, तो कॉस एक्स साइन वाई ऐसा ही कुछ होता है, राइट, ये होता है। अच्छा उसके साथ साथ क्या दिया गया है एफ वाई डी वाई, देखने में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करोगे ना पूरा का पूरा दिख जाएगा क्या बोल रहा है। देखो साइन एक्स को मैं बाहर ले सकते हो कि नहीं इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन डी वाई की रेस्पेक्ट में हो रहा है, राइट, 0 to 1 है कॉस वाई एफ वाई डी वाई, राइट,
प्लस यहाँ से cos x को बाहर ले सकता हूँ कि नहीं, 0 to 1 sin y f y dy। नाउ यहाँ पे देखिए, देखो, अच्छा ये क्या दिया गया है, c 0,1 के अंदर दिया गया है ये लीनियर ऑपरेशन। तो ये जो वैल्यू है ये कोई एक फाइनाइट वैल्यू देगा कि नहीं, मैं इसको a मान लिया हूँ, ये भी फाइनाइट एक वैल्यू देगा, ये इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 to 1 फाइनाइट इंटरवल के अंदर बोला गया है, c 0,1 पे t ऑपरेशन डिफाइन है, तो ये भी एक फाइनाइट होगा कुछ, तो इसको मैं b मान लिया हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a sin x प्लस b sin y, सॉरी b cos x, राइट, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख दिया। तो नाउ बोल रहा है कि रेंज स्पेस का डायमेंशन क्या है। अच्छा, रेंज ऑफ टी किससे स्पेन करेगा, क्लियरली साइन एक्स एंड कॉस एक्स से स्पेन करेगा कि नहीं, और साइन एक्स कॉस एक्स एक दूसरे के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, क्योंकि एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल कॉम्बिनेशन में तो नहीं लिख सकते, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। रेंज ऑफ टी को स्पेन भी कर रहा है क्योंकि ये क्लियरली दिख रहा है, ये भी तो कांस्टेंट है आपका, कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो साइन एक्स कॉस एक्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये रेंज स्पेस को स्पेन कर रहा है, तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस क्या हो जाएगा, रेंज स्पेस मतलब क्या है, रैंक ऑफ टी के बारे में बोल रहा है, तो ये क्या है, 2 हो गया ना, तो आपको वही पूछा गया है, द डायमेंशन ऑफ द रेंज स्पेस ऑफ टी इच क्या है, 2 है, आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इतना ही आसान क्वेश्चन था, बट इसको देखने में डर लग जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करे, कहाँ से बेसिस निकाले, बेसिस निकालना ही नहीं है आपको, आपको ये फंक्शन को बस खोलना है, क्योंकि dy की रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है, और 0 to 1 दिस फाइनाइट इंटरवल के अंदर इंटीग्रेशन करना है, तो sin x cos x को बाहर ले सकते हो, और ये तो एक फाइनाइट वैल्यू देगा, तो इसको a भी मान लिया हूँ, तो स्पैन ऑफ sin x cos x हो जाएगा, sin x cos x लिनियरली इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ, तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ t 2 हो जाएगा। ओके, ठीक है ना, आपका आंसर होगा 2, इतना आसान है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ये भी एक क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा गया था, M2R वेक्टर स्पेस ऑफ 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिक्स ओवर द फील्ड आर, ये आपको पता ही होगा क्योंकि आप लिनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हो, गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑब्वियसली M2R को और भी बोल दिया गया है। नाउ डिफाइन किया गया है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, वेक्टर स्पेस, जॉर्डन कैनिकल फॉर्म से ही मेनली मैक्सिमम एग्जाम का क्वेश्चन बनते हैं, और इनर प्रोडक्ट थोड़ा बहुत ना, ठीक है। तो इस जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो M2R टू M2R में गिवन है और ऐसे डिफाइन किया गया है। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, क्या है आपका, मैं इसको E1 मान लेता हूँ 1 0 0 0, E2 मान लेता हूँ क्या है 0 1 0 0, E3 क्या है आपको समझ में आया होगा, ये मैट्रिक्स फॉर्म का ही है एक्चुअली, हम लोग nth मतलब n एलिमेंट का ऑर्डर पेयर ऐसे लिखते थे, जब आर क्यूब का बेसिस बोला हूँ, आर एन का बेसिस बोला हूँ, या पे M2R का बेसिस लिखना है तो ऐसे ही लिखना है, सेम ही है, बस मैट्रिक्स फॉर्म कर गया है, ठीक है ना, 0 0 0 1। ओके, आपका ये स्टैंडर्ड बेसिस बन गया, उसी के रेस्पेक्ट में हम इसको लिखेंगे ना, ट्रेस ऑफ एसी तो फाइंड करने के लिए बोला है, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड बेसिस क्यों लेता है, स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में एवरीथिंग फाइंड करना इजी हो जाता है, क्यों, यहाँ पे बस 0 1 का ही टर्म होता है ना, 0 1 टर्म के रेस्पेक्ट में होगा तो सिंप्लीफाई करने में इजी होता है। आप कोई भी लिनियरली इंडिपेंडेंट 4 वेक्टर लीजिए जो M2R से है, तो ऑब्वियसली वो बेसिस फॉर्म कर जाएगा, उसके रेस्पेक्ट में आप कर सकते हो, बट आपको क्यों करना है, आपको ऑलवेज आसान चीजों को चूज करना है, तो एस ऑफ E1 क्या हो जाएगा 2E1 प्लस E1 ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा E1 ट्रांसपोज E1 ही होता है, तो 3E1 हो जाएगा, राइट, तो 3E1 इसको हम लोग लिख सकते हैं 0E2 प्लस 0E3 प्लस 0E4 लिख सकते हैं ना, तो एस ऑफ E2 क्या हो जाएगा आपका 2E1 हो जाएगा, और E1 का सॉरी 2E2 हो जाएगा, और E2 का ट्रांसपोज क्या होता है, E2 को ट्रांसपोज करोगे तो E3 हो जाएगा, राइट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0E1 प्लस 2E2 प्लस 1E3 प्लस 0E4 लिख सकते हैं। अच्छा, एस ऑफ E3 सेम तरीके से फाइंड करोगे, तो एस ऑफ E3 क्या होगा ना 2E3 तो होगा, और E3 का ट्रांसपोज क्या होता है E2 होता है, तो इसको कैसे लिखोगे 0 इंटू E1 1 इंटू E2 प्लस 2 इंटू E3 प्लस 0 इंटू E4, ठीक है ना। अच्छा, एस ऑफ E4 फाइंड करो, E4 फाइंड करोगे 2E4 हो जाएगा, और E4 का ट्रांसपोज क्या होता है क्लियरली दिख रहा है E4 ही होगा, तो E4 होगा, तो ऑल 0 इंटू E1 प्लस 0 इंटू E2 प्लस 0 इंटू E3 प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू E4 हो जाएगा,
तो यहाँ से क्या दिख रहा है, इसका जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स कैसा बनेगा, ये बनेगा आपका 3 0 0 0, अच्छा 0 2 1 0, ठीक है ना। और थर्ड से क्या होगा, कोएफिशिएंट को हम लोग कॉलम वाइज लिखेंगे ना, ऐसा ही हुआ 0 1 2 0, और ये हो जाएगा 0 0 0 3। तो आपको क्या बोला गया है, ट्रेस ऑफ एस फाइंड करने के लिए बोला गया है, ट्रेस ऑफ एस फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो ट्रेस ऑफ एस क्या होगा, ट्रेस ऑफ एस हो जाएगा सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ एस 2 + 2 + 3, तो ये हो जाएगा आपका 10। आपका आंसर क्या होगा 10। अभी कोई कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। देखो, आप सब कुछ चीजों को एक साथ मार्च नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत डेंजरस है। आपको पता है 4x4 ट्रेस ऑफ एस मतलब सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ एस। अच्छा, हमें सम ऑफ आइगन वैल्यूज फाइंड कब करना है, जब आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, इसका रिलेशन के बारे में कुछ बोलना है। बट ट्रेस ऑफ एस क्या होता है, जो ए आई आई वाला जो एलिमेंट होता है उनका सम होता है, उसको लगा देंगे। बट जिनको ये रिजल्ट ही ना पता हो कि मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, कि सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज का सम होता है और सम ऑफ आइगन वैल्यूज भी होता है, तो उनको ये रिजल्ट नहीं पता होगा, तो वो आइगन वैल्यू फाइंड करने चले जाएंगे। आइगन वैल्यू फाइंड करने गया तो उनका टाइम लग जाएगा थोड़ा बहुत, और ऐसा सही नहीं है। तो इसीलिए सब कुछ के बारे में आइडिया होना चाहिए, बहुत ही हेल्प होगा आपके लिए। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन का आंसर आई होप 10 ही होगा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देखता हूँ इसको कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 41 था, कंसीडर आर क्यूब विथ यूजुअल इनर प्रोडक्ट। यूजुअल इनर प्रोडक्ट मींस एलिमेंट वाइज जो है, ऐसे ये x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3, इफ x y का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसको ही इनर प्रोडक्ट बोलते हैं, जो यूजुअल इनर प्रोडक्ट ऐसे डिनोट करते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, d be the distance from 1 1 to the subspace and by this, राइट। तो हमें पता है कि d क्या होता है, इनका स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, राइट। बट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या फाइंड करोगे, पहले ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लोगे, तो उस पॉइंट से प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन जो पॉइंट पे होगा तो उनका जो डिस्टेंस लोगे वही आपका स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस के बारे में पूछा गया। बट ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के लिए ये दोनों को ऑर्थोगोनल होना चाहिए कि नहीं, इसको मैं u1 मानता हूँ, इसको u2 मानता हूँ, बट ये दोनों एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल नहीं है। तो हम लोग ग्राहम स्मिथ लगाएंगे, v1 इक्वल टू u1 मान लिया, 1 1 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। v2 इक्वल टू u2 माइनस u2 v1 बाई v1 v1 v1। आपको ग्राहम स्मिथ वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो इसको प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करोगे, u2 इंटू v1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 + 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा। नीचे v1 मीन्स u1, इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट करोगे तो 2 हो जाएगा, और ये v1 हो जाएगा, ठीक है। तो v1 हो जाएगा, राइट। मतलब ये वाला टर्म ये आ गया, राइट। और ये तो बच रहा है, ठीक है। तो आपका आ गया u2 माइनस 1/2 v1, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये आपको मतलब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि u2 को मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा था, बस इस टर्म को कैलकुलेट करके 1/2 v1 आया, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करने में क्या आ जाएगा, 0 1 0, सॉरी 0 1 1 माइनस 1/2 1 1 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, -1/2, अच्छा 1/2 1 आ गया। नाउ आप चेक कर सकते हो कि v1 एंड v2 एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल है। नाउ प्रोजेक्शन ले सकते हो, अच्छा इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। ये जो वेक्टर है इसको x मान लिया हूँ, ठीक है। प्रोजेक्शन इसको मैं p से डिनोट करता हूँ। प्रोजेक्शन क्या है, किसका है, x का है। किसके ऊपर है, ये जो सबस्पेस है इसको मैं w मानता हूँ। w क्या है ना, स्पैन ऑफ क्या है, v1 v2 है। स्पैन ऑफ u1 u2 भी है, उसको ऑर्थोगोनल बना लिया हूँ तो v1 v2 है। तो प्रोजेक्शन ऑफ x ऑन w फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे ना, x v1 बाई v1 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 प्लस x v2 बाई v2 v2 v2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका प्रोजेक्शन आ जाएगा। तो x के साथ v1 का इनर प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा ना, 2 होगा। नीचे क्या है, v1 का v1 के साथ करोगे तो 2 होगा, v1 होगा। प्लस x का v2 के साथ करोगे तो क्या होगा ना, -½ +½ और 1, ठीक है ना। तो 1 आ जाएगा, और नीचे क्या होगा 1/4 + 1/4 + 1। ये सिंप्लीफाई करना तो आपको आता ही होगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ। और ये क्या हो जाएगा आपका 1/4 + 1/2 मीन्स हाफ हो जाएगा। तो ये हाफ प्लस 3/2 तो ऊपर जाएगा तो 3/2 v2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 1 1 0 माइनस 1/3
1/3। अच्छा, इसको प्लस ही रखते हैं, इसको माइनस करते हैं, 1/3 कोमा 2/3। अदरवाइज सिंप्लीफिकेशन में कैलकुलेशन एरर हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी तो अप्रोच तो सेम ही है। तो आपका आ गया 4/3 2/3। आपका ये प्रोजेक्शन आ गया। नाउ डी क्या है? डी क्या है? डिस्टेंस है। तो हम लोग डी स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? पी माइनस जो एक्स वेक्टर है उनका स्क्वायर लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 1, अच्छा सॉरी, तो p माइनस एक्स लिखा हूं तो p का वैल्यू पहले लिखते हैं। x से p का डिस्टेंस, उसका मॉड्यूलस लेंगे तो x से p को माइनस कर रहे और p से x को माइनस कर रहे, कोई मतलब नहीं होता ना, वो अल्टीमेटली पॉजिटिव वैल्यू ही आ जाएगा। तो 2/3 माइनस 1, x का वैल्यू क्या है 1, इसका स्क्वायर। तो ये करोगे तो क्या होगा ना, आपका आ रहा है क्या -1/3, और इसको करोगे तो 1/3, और ये हो जाएगा -1/3। इनका मॉड्यूलस, इसका मतलब क्या है ना 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, इसका मतलब 3/9, इसका मतलब 1/3। तो डी स्क्वायर इक्वल टू आपका 1/3। तो आपको पूछा गया है 3d स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। कुछ था क्या? आपको कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि सबस्पेस के ऊपर कोई एक पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो दैट पॉइंट का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेना है। जो प्रोजेक्शन पॉइंट होगा उनमें से दैट पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, वही डी के बारे में बोला है। क्यों ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेते हैं? क्योंकि जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेने के बाद जो डिस्टेंस आता है वो मिनिमम डिस्टेंस होता है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है। वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के बारे में ही बोलता है, डी को डिनोट करता है। डी को जो डिनोट कर रहा है वो बोल नहीं रहा है डिस्टेंस क्या है, हम लोग स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को ही अप्रोच करेंगे। तो उसके लिए क्या है, सबस्पेस जो वेक्टर से स्पैन कर रहा है उसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेने का मतलब है क्या, जो वेक्टर्स है सबस्पेस को स्पैन करते हैं उसको एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं था। तो मैं ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनल ही यूज किया, v1 v2 फाइंड किया, एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल है, देन प्रोजेक्शन मैट्रिक्स फाइंड किया, और देन डिस्टेंस फाइंड किया। दीज हो गया आपका, डिस्टेंस का स्क्वायर लिया हूं तो इसीलिए इधर भी स्क्वायर लिख दिया हूं, क्योंकि आपको डिस्टेंस स्क्वायर से ही कुछ फाइंड करने के लिए बोला है। अदरवाइज डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको बस नॉर्म लेना था। नॉर्म मीन्स ऊपर में स्क्वायर रूट लेके कम करना था, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? 2 पॉइंट का डिस्टेंस जो होता था आपका 2 डायमेंशन में जैसे फाइंड करते थे, सेम ही प्रोसीड्योर यहाँ पे है। तो आपका आंसर जो आ गया आपका 1 इज द आंसर, ठीक है? आपको आई होप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 42 वाला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को भी मैं स्मार्टली करने के लिए सजेस्ट करूंगा। देखो क्वेश्चन को दिखने में बहुत ज्यादा लग रहा है, ये कितना एंट्रीज है? देखो I9 दिया गया है तो U भी तो 9 के अंदर ही होगा ना, ठीक है ना? तो ये 9 क्रॉस U ट्रांसपोज U क्या होगा पहले देख लेते हैं, ठीक है? तो देखो 1/3 यहाँ से भी आ रहा है और वहां से भी एक आएगा ना, U से भी आएगा, U ट्रांसपोज से भी आएगा। और U ट्रांसपोज क्या दिया गया है? U ट्रांसपोज आपको दिया गया है 1 1 करके डॉट डॉट करके 1, ठीक है? और U क्या दिया गया है? 1 1 करके डॉट डॉट करके 1, ठीक है? तो ये क्या है ना, 9 क्रॉस 1 है और ये 1 क्रॉस 9 है, राइट? इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, बाहर तो 1/9 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका जो एंट्रीज होगा 1 1 डॉट डॉट करके 1 होगा। अच्छा, ये भी 1 होगा, ये भी डॉट डॉट करके 1 होगा, मतलब इसका ऑल एंट्रीज आर 1 होगा एक्चुअली, ठीक है ना? और ये कौन सा मैट्रिक्स बनेगा? 9 क्रॉस 9 मैट्रिक्स बनेगा। नाउ आप नोटिस करो, इसको 2 U ट्रांसपोज U है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको कर दिया तो 2/9 हो गया, ठीक है ना? अच्छा, दिस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज क्या होता है? देखो ऑल एंट्रीज आर 1 1 1 1 करके 9 क्रॉस 9 मैट्रिक्स है, तो आइगन वैल्यूज क्या होगा? फर्स्ट रो के लिए बस दिस मैट्रिक्स के लिए बोल रहा हूँ, इसको मैं अभी छोड़ दिया हूँ, ठीक है? इसको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ फॉर दिस मैट्रिक्स, ठीक है? दिस मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट रो का एलिमेंट का सम 9 है, सेकेंड का भी 9 है, डॉट डॉट करके इनका भी 9 है। तो एवरी रो का एलिमेंट का सम 9 होगा तो 9 एक आइगन वैल्यू बनेगा कि नहीं, राइट? 9 एक आइगन वैल्यू है। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट तो 0 है ना? अच्छा, 0 डिटर्मिनेंट है, इसका मतलब 0 एक आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू 0 है। अच्छा, 0 आइगन वैल्यू होगा तो A माइनस जो 0 आई मैट्रिक्स होगा ना, इनका रैंक क्या होगा? रैंक क्या होगा? आपको पता है ना, इसका रैंक 1 हो जाएगा। तो नालिटी क्या होगा? नालिटी को n से डिनोट कर रहा हूँ, 9 - 1 तो क्या होता है? 8 होता है।
आपको देखो, ये जो स्पेशल टाइप का 1 1 1 करके एवरी एंट्रीज का वैल्यू 1 है, एवरी एंट्रीज का वैल्यू x भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उनके लिए मेथड पता होना चाहिए क्या होता है एक्चुअली। मैं तो ये बोल रहा हूँ आपको, डायरेक्टली लिख जाएगा एक आइगन वैल्यू 9 है, बाकी ऑल आइगन वैल्यूज आर 0 है, मतलब इसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी अपन लिख देंगे 8 है। क्यों आता है ये मैं पहले ही भी मैट्रिक्स लेके मेरा चैनल पे मतलब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आपका ये मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू आ गया 9 और 0 0 0 0 करके ऑल। तो ये पूरा मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज क्या होगा अभी वो बताओ। अब बताइए, आपका आइगन वैल्यू 2/9 स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक आइगन वैल्यू 2 होगा, और बाकी 0 को 2/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 0 0 ही होगा। ठीक है, कितना होगा टोटल? 0 कितना होगा? 8 होगा। क्यों 8 होगा? क्योंकि एक तो 9 × 9 मैट्रिक्स है, तो 9 मतलब नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज टोटल 9 होगा, एक आइगन वैल्यू 2 है, तो बाकी जो 0 आइगन वैल्यू है वो 8 होगा। तो नाउ अभी बताइए जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है? I9 माइनस 2 U ट्रांसपोज U, इनका आइगन वैल्यूज क्या होगा? इसका आइगन वैल्यू क्या है? 1 1 1, ऑल आर 1, 9 आइगन वैल्यूज आर 1। तो ए का आइगन वैल्यूज क्या होगा आपको पता है ना? तो ए का आइगन वैल्यूज क्या होगा? 1 माइनस 2 एक हो जाएगा, 1 माइनस 2 एक हो जाएगा, बाकी 1 माइनस 0 0 करके ऑल आइगन वैल्यूज होगा, राइट? ऑल मीन्स टोटल कितना है? ये 8 है, ये क्या है? 1 है। तो तो इसका आइगन वैल्यूज क्या होगा? एक तो -1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 हो गया, डॉट डॉट करके 1, ये कितना है? 8 है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? लैम्डा एंड म्यू, टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ए। एक का दो ही आइगन वैल्यू मिल रहा है, एक तो 1 है, दूसरा तो एक -1 है, दूसरा तो 1 है। तो लैम्डा को 1 मानिए, म्यू को -1 मानिए, और वाइस वर्सा कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको मॉड लेना है। तो लैम्डा को मैं 1 मान लिया, म्यू को -1 मान लिया, ठीक है, म्यू को -1 मान लिया, और ये पूरा का पूरा मॉड्यूलस है। तो 2 का मॉड्यूलस क्या होता है? 2 है। आपका आंसर क्या होगा? 2 होगा। इतना आसान था। आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।